अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप सब ठीक होंगे। दस्तक स्टोरी का आज पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। गुलरेज ने अपने वादे के मुताबिक अपनी मामी से कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये रुखसती का मुनासिब वक्त नहीं है, अभी ताबा को अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेने दीजिए, रुखसती पढ़ाई के बाद कर लेंगे, जब तक मैं भी अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा। और वैसे भी आपने नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी, सो वो तो हो चुकी, अब बाकी के मामलात हम बाद में देख लेंगे, गुलरेज ने बुर्दबारी से कहा। बासित अली इसकी समझदारी का दिल से कायल हो गया था। इन्हें गुलरेज की ये तहम्मुल मिजाजी दिल से भाई थी। गुलरेज ने जिस तरह बात को संभाला था वो काबिल सताइश था, वरना बासित अली का तो बस नहीं चल रहा था वो टीना को इस सफाई हस्ती से ही मिटा डाले। वो अपनी जिद और अना में अपनी बेटी का घर खराब करने पर तुली हुई थी। दूसरी तरफ टीना गुलरेज के बेवकूफ़ बनने पर खुश होने के साथ साथ अपनी चाल की कामयाबी पर भी बहुत खुश थी। बस एक बार लंदन जाने की देर थी, ये कच्चे धागे से भी कमज़ोर रिश्ते को ख़त्म होने में लम्हा लगना था। ताबा भी अपनी माँ की दानाई पर अश कर उठी थी। उन्होंने हालात का रुख अपनी जानिब इतनी तेज़ी से बदला था कि सब हक्का बक्का रह गए थे। बासत अली ने भी मज़ीद चूं चरां करने की बजाय ताबा को भी अपने साथ लंदन ले जाने की हामी भर ली थी और 2 दिन बाद लंदन की टिकट बुक करवा ली गई थी। 6 माह बाद इन्हें लंदन वापस आए हुए 6 माह हो गए थे। ताबा अपनी पढ़ाई में गुम हो गई थी, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो इसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। वो जल्द अज जल्द इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन मामा की पार्टियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। सुहेल भाई बाबा के साथ बिजनेस में मसरूफ़ हो गए थे। अगर घर पे भी होते तो बिजनेस मामलात के बारे में ही गुफ्तगू करते रहते। वो जो सोच रही थी कि लंदन वापस आते ही मामा खुला की कोशिश करेंगी, तो वो पूरी ना हो सकी। इसकी मामा तो वापस आते ही पार्टीज में ऐसे लग गई थी जैसे इनसे जरूरी कोई काम हो ही ना। इसके कई बार रिक्वेस्ट करने पर मामा ने फिलहाल से भी खामोश रहने का कहा कि अभी तुम्हारे बाबा इस रिश्ते को लेकर बहुत जज्बाती हैं, हमें अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे वो तैश में आकर अपनी मनमानी पर उतर आए। तुम्हारी रुखसती रोक कर तुम्हें लंदन वापस लाकर हमने अपनी एक बात मनवा ली है, अब दूसरी मनवाने के लिए कुछ अरसा सब्र से काम लेना होगा। मामा की बातें सुनकर वो भी पुरसुकून हो गई थी। अभी इसकी पढ़ाई ख़त्म होने में 2 साल बाकी थी, इसलिए इसे मामा की बातें अच्छी लगी थी कि अभी वक्त बहुत ज़्यादा पड़ा है, एक कागज़ का टुकड़ा ही तो था, तो इसे कभी भी ज़िंदगी से निकाला जा सकता था। रही बात गुलरेज की, तो वो वक्तन फ़वक्तन इसे मैसेजेस कॉल्स करता रहता था, लेकिन वो इसे सिरे से ही नज़रअंदाज कर देती थी। जब एक रिश्ता कायम रखना ही नहीं था तो बात करने से क्या हासिल होता। जबकि दूसरी तरफ गुलरेज दिन गिन कर ये वक्त गुजार रहा था कि कब ताबा की पढ़ाई मुकम्मल हो और कब वो लंदन से वापस आकर अपना वादा निभाए। ताबा गुलरेज के फ़ोन कॉल्स को तो नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन वो पुप्पो की कॉल्स अक्सर सुन लेती थी। इसका कई बार दिल चाहता था कि वो पुप्पो को फ़ोन करने से मना कर दे, लेकिन हमेशा एक लिहाज आड़े आ जाता था जो इसे ऐसा करने से बाज रखता था, और वो चाह कर भी इनकी कॉल्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। पुप्पो का इससे नरम लहजे में बात करना और घर के एक एक बंदे के बारे में बहुत चाव से पूछना इसे मुतासिर कर गया था। उन्होंने कई बार मामा से भी बात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वो इतनी बेरुखी से मना कर देती कि फुप्पो के साथ साथ ताबा को भी बहुत बुरा लगता था। क्या था अगर मामा इनसे इनकी खैरियत का ही पूछ लेती। ताबा महज ये सोचकर रह जाती थी, लेकिन मामा के सामने ये कहने की कभी भी हिम्मत ना जुटा पाती थी। फूफो की जुबानी ही से मालूम हुआ था कि गुलरेज ने गांव की ज़मीनें बेचकर शहर में अपना कारोबार शुरू कर लिया है और वो फूफो को लेकर शहर में ही रिहाइश पजीर हो गया है। फूफो इनसे अक्सर गुलरेज की बातें करती रहती थी, जबकि वो महज हूँ हाँ से काम चलाती। इसे गुलरेज नामा में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें लंदन वापस आए हुए मजीद 1 साल हो चुका था। ताबा की पढ़ाई का आखिरी साल शुरू हो चुका था, जिसमें इसने अपना मकाला जात तैयार करना था। वो दिन रात इस पर तहकीक करके इसको पूरी लगन से लिख रही थी। इसे ना खाने पीने का होश था और ना नींद का। वो सारा वक्त लाइब्रेरी और यूनी के दरमियान घन चक्कर बनकर रह गई थी। इसकी मामा टीना इससे खुला की बात कई बार पूछ चुकी थी, लेकिन वो मसरूफ ही इतनी होती थी कि इस बारे में इनसे ठीक से बात नहीं कर सकी। दूसरी तरफ गुलरेज और फुप्पो के फ़ोन आना भी काफ़ी हद तक कम हो गए थे। गुलरेज अपने कारोबारी मामलात में और फुप्पो अपनी बीमारी में गुम हो गई थी। आखिरी बार इसकी फुप्पो से 2 हफ्ते कबल बात हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी शदीद अलालत का जिक्र करते हुए ताबा को पाकिस्तान आने का कहा था, जो कि ताबा ने मसरूफियात का बहाना बनाकर इन्हें सफाई से टाल दिया था। इसके बाद फुप्पो ने ताबा को कोई फ़ोन कॉल नहीं की थी, जबकि
ताबा इन्हें रोज़ाना फ़ोन करने का सोचती, लेकिन ये सोच महज सोच ही रह जाती, क्योंकि कोई ना कोई काम इसे आन घेरता और वो पुप्पो को कॉल करने का ख्याल आने वाले कल पर छोड़ देती। इस तरह न जाने कितने कल आए और चले गए और वो पुप्पो की खैरियत ना पूछ सकी। उस दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर एक हंगामा बरपा था। टीना और बासत अली फुल गुस्से में एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जबकि सुहेल इनका गुस्सा ठंडा करने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहा था, क्योंकि गुस्से के मामले में वो दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। ताबा को चौंक की जल्दी थी, इसलिए वो नाश्ता गोल करके यूं ही चली गई थी। वैसे भी इधर रुककर क्या हासिल होना था, क्योंकि असल बात कहीं दब कर रह गई थी और फिल वक्त एक दूसरे पर किए गए एहसानात को जोरों शोर से गिनवाया जा रहा था। वापसी पर इसे सुहेल से मालूम हुआ कि इसके पापा अपने मुल्क में अपना कारोबार मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए इन्होंने गुज़िश्ता 6 माह से सुहेल की हमराही में काम शुरू कर रखा है, क्योंकि अब वो मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क में सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं, जिस पर मामा भड़क उठी थी। ताबा को मामा का गुस्सा जायज़ लग रहा था। खुद ताबा भी ये सुनकर सख्ते में आ गई थी कि वो लोग लंदन रहेंगे या कहीं और। इस बात का फैसला बासत अली खुद से और किसी की मर्जी जाने बगैर कैसे कर सकते हैं। वो सही मायनों में तब गई थी और इसने अगले दिन ही जाकर खुला का केस दायर कर दिया था, क्योंकि अगर वो एक बार भी वापस चली जाती तो इस निकाह के चंगुल से कभी नहीं निकल सकती थी। गुलरेज अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से वापस आया था और कमरे में आकर सुस्ता रहा था। इन दिनों दिन रात काम की मसरूफियत की वजह से वो ठीक से आराम भी नहीं कर पा रहा था। वो ताबा को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता था, इसके लिए इसने सुनहरी ख्वाब सजाए हुए थे और इन ख्वाबों की तकमील के लिए वो अनथक मेहनत कर रहा था। अभी भी वो एक ही दिन में 2-3 मीटिंग्स भुगता कर आया था और आंखें मूंदे बेड पर नीम दराज था कि इसकी वालदा कमरे में तशरीफ़ लाईं और वो इन्हें देखते ही इनके अदम में खड़ा हो गया। गुलरेज, ये देख, तेरे नाम से कुछ आया है। उन्होंने हाथ में मौजूद लिफाफा आगे करते हुए कहा, जो कि गुलरेज ने थाम लिया। खाकी रंग का लिफाफा इसे शशो पंज में मुब्तला कर रहा था। घर के पते पर यह कौन भेज सकता था? अगर कोई कारोबारी दस्तावेजात थे तो ऑफिस में आने चाहिए थे, ना कि घर पर। वो अभी यही सोच रहा था कि नसरीन बेगम की आवाज़ ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब माइल की। खोल कर देख ले बेटा, मुझे तो कोई ज़रूरी कागजात लग रहे हैं। लिफाफे की पुश्त पर लंदन का एड्रेस लिखा था, मतलब कि मामू लोगों की तरफ से कुछ आया है, लेकिन इन्हें ये भेजने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? वो कॉल भी तो कर सकते थे। इसने लिफाफा खोलते हुए सोचा और लिफाफा खोलते साथ ही अंदर कागजात पर मौजूद जो तहरीर इसको नजर आई, इसने इसे सही मानों में चकरा कर रख दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तकरीबन चीखते हुए कहा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नसरीन बेगम ने यकदम परेशान होकर इसके हाथ में मौजूद कागजात लेते हुए कहा। ताबा मुझसे खुला चाहती है माँ, इसने मुझे खुला का नोटिस भेजा है और इस सिलसिले में मुझे लंदन बुलाया है, इसने शदीद दुख के आलम में कहा। लफ्ज़ टूट टूट कर इसके मुंह से निकले थे। वो जिस बात का सोच भी नहीं सकता था, वो एक अफ्ताद की सूरत में इस पर आन पड़ी थी। बस कुछ समय और, कुछ समय की ही तो बात थी, फिर ताबा हमेशा के लिए इसकी हो जाती, वो हमेशा के लिए इसके पास आ जाती। बस कुछ समय की ही तो दूरी थी। गुलरेज हमेशा अपने आप को ये तसल्ली दिया करता था, लेकिन आज इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को फ़कत बहलाता रहा है। वो शराब के पीछे भाग रहा था, वो एक लाहासिल के पीछे मुसलसल कई बरसों से ख्वार हो रहा था। इसने अपने दिन रात का सुख, चैन, आराम और सुकून इस बेदर्द के लिए बर्बाद कर दिया था। नहीं ताबा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दूंगा। मैं देख लूँगा तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो। दुख की जगह अब गुस्से ने ले ली थी, मोहब्बत की जगह गुस्सा गालिब आ रहा था। नसरीन बेगम ये सुनते ही कुर्सी पर ढेर सी हो गई थी। दर्द की एक शदीद लहर इसे अपने सीने में उठती महसूस हुई थी। वो जो अपने दुख में मुब्तला था, माँ की ये हालत देखकर घबरा उठा था और इनको संभालते हुए ही जानी अंदाज में चिल्ला रहा था, रहीम चाचा जल्दी से गाड़ी निकालिए, मामा को अस्पताल लेकर जाना है। कुछ ही देर में गाड़ी अस्पताल की तरफ रवां हो चुकी थी। वो पिछली सीट पर नसरीन बेगम का सर अपनी गोद में रखे बैठा था। मामा कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपका बेटा आपके साथ हूँ। नसरीन बेगम का चेहरा फक हो गया था और वो नीम मुर्दा हालत में सीट पर पड़ी हुई थी। गुलरेज की हालत देखने लायक नहीं थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो जल्दी से अपनी मामा को उठा दे। गाड़ी एक निजी अस्पताल के अहाते में दाखिल हो चुकी थी। नसरीन बेगम को ICU में ले जाया गया था, जबकि गुलरेज बेहद परेशानी के आलम में राहदारी में टहल रहा था। ये वक्त इसके लिए बहुत अजियतनाक था। इसने ज़बत के मारे अपनी आंखें मीचते हुए सोचा, काश इसने मामा को ना बताया होता, काश इसने वो मनहूस लिफाफा मामा के सामने ना खोला होता। वो थक हार कर करीबी बेंच पर बैठ चुका था, लेकिन अब क्या हो सकता था? वो अपने दुख में ये भूल गया था कि मामा इस दुख को बर्दाश्त भी कर सकेंगी या नहीं।
सो जी गाइज, यहाँ तक था आज की स्टोरी का पार्ट 2। इसके बाद क्या हुआ ये हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।